भाई, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम हीरो के रोल के लिए ऑडिशन देने जाने वाले लड़कों की तरह सच संवर कर कहाँ जा रहे हो? जैसे ही आशीष कहीं जाने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकला, वैसे ही बगल वाले कमरे के सामने खड़े अंकुर ने उसकी ओर ये सवाल दाग दिया। अपनी न्यू गर्लफ्रेंड से मिलने? आशीष ने अपने बढ़ते कदमों को ब्रेक लगाकर सपाट स्वर में जवाब दिया। लगे हाथ ये भी बता दो कि ये तुम्हारी कौन से नंबर की गर्लफ्रेंड है? यार, ये तो मैं खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से नंबर की है, तो मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? एक्चुअली मेरी लाइफ में 1 बाय 1 एंट्री करने वाली आधा दर्जन गर्ल्स के बारे में तो ये क्लियर है कि वे सभी मेरी गर्लफ्रेंड्स थीं, मगर सातवीं के साथ कुछ ऐसा वैसा होने से पहले ही ब्रेकअप हो गया। इसलिए मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि उसे एज अ गर्लफ्रेंड काउंट करना चाहिए या नहीं। इस वजह से ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। एक काम करते हैं, उसे लिस्ट से हटाकर इसे सातवीं मान लेते हैं। कुछ और पूछना है या मैं जाऊँ? ऐसे रिलेशनशिप में क्यों बनाते हो भाई? उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिन्हें पूरा करने के लिए तुम जैसे लड़के शादी करते हैं। आशीष, प्लीज़ अपनी अय्याशी के शौक़ को पूरा करने के लिए की जाने वाली डर्टी एक्टिविटीज़ को शादी जैसे पवित्र रिश्ते के साथ कंपेयर मत करो। यार, मुझे भी मेरी इन एक्टिविटीज़ को शादी जैसे रिश्ते के साथ कंपेयर करना सही नहीं लग रहा है, पर इस वजह से नहीं कि मेरी नज़रों में भी शादी कोई पवित्र रिश्ता है और मेरी एक्टिविटीज़ डर्टी है, बल्कि मुझे तो इसलिए इन दोनों का कंपैरिजन सही नहीं लग रहा है क्योंकि मेरी नज़रों शादी एक ऐसा स्टूपिड एग्रीमेंट है जो दो लोग एक दूसरे के साथ इसलिए करते हैं ताकि आगे जाकर दोनों में से कोई अपने दूसरे पार्टनर के लिए या दोनों एक दूसरे के लिए सरदर्द बन जाए। तब भी दोनों में से कोई अपने दूसरे पार्टनर या दोनों एक दूसरे को एक लंबी लीगल प्रोसीजर फेस किए बिना नहीं छोड़ पाए। जबकि मैं जिस तरह के रिश्तों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपना रहा हूँ, उसमें कोई भी अपने पार्टनर को भी छोड़ सकता है। इसलिए ये शादी की तुलना में काफ़ी समझदारी भरा अनरिटन एग्रीमेंट है। इसकी कुछ और भी खासियत है। एक तो ये है कि इसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के लिए सरदर्द बनने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई भी जैसे ही अपने पार्टनर के लिए सिरदर्द बनने की कोशिश करता है, वैसे ही उसका पार्टनर बिना कोई प्रोसीजर फॉलो किए उसे छोड़ सकता है। इस रिश्ते की एक और ख़ासियत ये है कि इसे अपनाने वाले लोगों की फ्रीडम ख़त्म नहीं होती है। यदि हम इसे शादी के रिश्ते को कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि इस रिश्ते में लोगों अपने पार्टनर की फ्रीडम ख़त्म करने के साथ साथ उन पर ज़्यादती करने का राइट भी मिल जाता है। इस रिश्ते को मैं इस वजह से भी गलत मानता हूँ कि इस रिश्ते की वजह से कई लोगों को ऐसे पार्टनर्स को ज़िंदगी भर बर्दाश्त करना पड़ता है जो उनके प्रति या तो स्टार्टिंग से लॉयल नहीं होते हैं या आगे जाकर चीटिंग स्टार्ट कर देते हैं। भाई, किसी रिश्ते की वजह से एक इंसान की ज़िंदगी में कभी सॉल्व ना होने वाली परेशानियां खड़ी हो जाएं तो ये मान लेना सही नहीं है कि वो रिश्ता हर किसी के लिए गलत ही साबित होगा। मैं मानता हूँ कि मामी अपनी अंतिम सांस तक मामा जी के साथ जिस तरह की ज्यादतियाँ करती रहीं, उन्हें देखकर उनके इकलौते बेटे का शादी जैसे रिश्ते से विश्वास उठ जाना बिल्कुल जायज़ है। पर फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके तो तुम इस तरह के रिश्तों से किनारा करके शादी कर लो, क्योंकि इस तरह के रिश्तों के सहारे तुम्हारी लाइफ की गाड़ी कुछ सालों तक आगे बढ़ सकती है, पर पूरी लाइफ नहीं कट सकती है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मगर मैं लाइफ टाइम पार्टनर्स पाने के लालच में फंसकर अपनी आज़ादी और सुख शांति को दांव पर नहीं लगा सकता। ओके भाई, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि कहीं डैड अपने रूम से बाहर निकल गए तो मुझ पर लेक्चर्स की झड़ी लगा देंगे। उन्हें कुछ दिनों से ये एहसास हो गया है कि अब उनकी ज़िंदगी के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी ज़िंदगी के वे सारे लेसन्स मुझे पढ़ा देना चाहते हैं जो समय पड़ने पर कभी उनके खुद के काम नहीं आए। कहकर आशीष ने नीचे जाने वाली जीने की ओर कदम बढ़ा दिए। अंकुर, तुम्हारे जैसे लड़के के इस टाइप का प्रपोजल एक्सेप्ट करने से इनकार करना किसी भी लड़की के लिए ज़िंदगी की दहलीज पर खड़ी खुशकिस्मती को वापस लौटाने जैसा डिसीजन है। बट आई एम सो सॉरी टू
से यूँ कि मैं यही करने के लिए मजबूर हूँ। आरुषि का जवाब सुनकर अंकुर के चेहरे पर एकाएक मायूसी के भाव उभर आए, लेकिन उसने जल्दी ही इन भाव को मुस्कुराहट की चादर के नीचे छुपा लिया। अगले कुछ पलों तक चेहरे पर इस तरह के भाव लिए खामोश बैठे रहने के बाद जैसे वो शब्दों का चयन कर रहा हो, उसने आरुषि की बात पर प्रतिक्रिया दी। कोई बात नहीं यार, कभी कभी इंसान को ना चाहते हुए भी सामने वाले का दिल तोड़ना पड़ता है। इट इज़ अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तुम एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की हो, इसलिए तुमने ये डिसीजन लेने से पहले मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने और ना करने के सारे नफ़ा नुकसान पर अच्छी तरह से गौर नहीं किया होगा। इसकी पॉसिबिलिटीज़ ना के बराबर है। इस वजह से मैं तुम्हारा डिसीजन चेंज करवाने के लिए तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश नहीं करूँगा। मुझे ये तो नहीं पता है कि तुम मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करने से मना क्यों कर रही हो, पर मैं इतना जानता हूँ कि इसका कोई ना कोई वैलिड रीज़न ज़रूर होगा, इसलिए मैं इसके बारे में भी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी के बचे हुए सफ़र के लिए चाह कर भी तुम्हारे अलावा किसी को अपना हम सफ़र नहीं बना पाऊँगा। इसलिए तुम्हें ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर हम सफ़र के रूप में मेरी ज़रूरत महसूस हो तो बेझिझक मेरे पास चली आना। तुम जब भी मेरे पास आओगी तुम्हें मेरी बगल वाली सीट खाली ही मिलेगी। अंकुर की बात सुनकर आरुषि के चेहरे पर कुछ इस तरह की हलचल देखने को मिली जैसे वो अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही हो, लेकिन कुछ पलों के बाद उसके चेहरे पर दोबारा पूर्ववत दृढ़ता नजर आने लगी। उसने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी अपना कॉफ़ी का प्याला खाली किया और अंकुर से विदा लेने की औपचारिकता पूरी करके उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई जिसमें वो अंकुर के साथ करीब 15 मिनट पहले आई थी। उसके जाने के बाद अंकुर ने अनमने ढंग से अपना कॉफ़ी का प्याला उठाया और इस तरह से चुस्कियाँ लेने लगा जैसे उसे कोई अनचाहा काम करना पड़ रहा हो। भाई, एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, आशीष ने आंधी की तरह अंकुर के केबिन में दाखिल होकर कुछ इस अंदाज में कहा जैसे वो किसी भयंकर तूफान के आगमन की सूचना दे रहा हो। क्या हुआ? अंकुर ने सामने पड़ी फाइल बंद करते हुए सवाल किया। आज डैड ने तुम्हारे नाम से खरीदे गए एक फ्लैट और एक रेस्टोरेंट को छोड़कर अपनी बाकी सारी प्रॉपर्टी एक पब्लिक ट्रस्ट के नाम पर वसीयत कर दी। क्यों? वे इसकी वजह भी नहीं बता रहे हैं। मेरे उनसे इसकी वजह पूछने पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं वो वसीयत कैंसिल करवाना चाहता हूँ, तो मुझे उनके दुनिया छोड़ने से पहले शादी करनी होगी। यानी उन्होंने उनके इस दुनिया से विदा लेने से पहले तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए तुम्हारी तरफ ये बाल उछाली है। लगता तो यही है। तो फिर तुमने क्या सोचा है? इस बाल को कैच करके सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम जाने से बचाना है या फिर इसे ड्रॉप करके अपनी आज़ादी और सुख शांति बचाए रखना है? भाई, मैं दोनों चीज़ें बचाना चाहता हूँ और तुम मेरा साथ दोगे तो मैं दोनों चीज़ें आसानी से बचा सकता हूँ। तुमने बचपन से मुझ अनाथ को कभी एक भाई की कमी महसूस नहीं होने दी, इसलिए किसी काम में तुम्हारा साथ नहीं देने की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। पर तुम्हें मुझसे हेल्प मांगते समय इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मैं मामा जी के साथ भी चीटिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उनके मुझ पर तुमसे ज़्यादा एहसान है। तुमने तो मुझे तब अपना भाई माना जब तुमने होश संभालने के बाद मुझे अपने घर में पाया, लेकिन उन्होंने तो मुझे उस समय से अपने दिल और घर में जगह दे रखी है जब मुझे मामा का मतलब भी नहीं पता था। मैं जानता हूँ कि तुम डैड के साथ किसी कीमत पर चीटिंग नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे किसी काम में कभी पार्टनर नहीं बनाता जिसमें डैड के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्टली चीटिंग हो रही हो। मैं आज भी तुमसे जो हेल्प मांगने आया हूँ उसमें तुम्हें जो रोल प्ले करना है उससे डैड के साथ कोई चीटिंग नहीं होगी। तुम ऐसा करो, पहले बैठ जाओ और फिर इत्मीनान से बताओ कि मुझे क्या करना है। ओके, कहकर आशीष बगल में पड़ी एक कुर्सी एडजस्ट करके अंकुर के सामने बैठ गया और उसे अपनी बात समझाने लगा। तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए 2-3 दिनों के अंदर शादी करनी होगी। इससे मुझे ये बेनिफिट होगा कि तुम मेरी वाइफ को अपनी वाइफ बताकर मामा जी से उनकी विल कैंसिल करा लोगे। आई एम राइट? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। नाइस प्लान।
बट तुम इसे बनाते समय ये बात भूल गए कि मैं तुम्हारे ऐसे किसी प्लान में पार्टनरशिप नहीं कर सकता जिसमें तुम्हारे डैड के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्टली चीटिंग हो रही हो। अरे मैं ये बात नहीं भूला हूँ भाई, मैंने इसी बात को ध्यान में रखकर तुम्हें मेरे इस प्लान में पार्टनर बनाने की बजाय तुम्हें एक छोटा सा रोल दिया है, और वो भी ऐसा नहीं है जिससे डैड के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्टली चीटिंग होगी। एक्चुअली तुम्हें सिर्फ 2-3 दिनों के अंदर शादी करनी है, बाकी जो करना है मैं करूँगा। मैं अपनी होने वाली भाभी से उनका इकलौते देवर की हैसियत से ये गिफ्ट मांग लूँगा कि उन्हें मेरी हेल्प करने के लिए कुछ दिनों तक डैड के सामने मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करनी होगी। अब बताओ कि मेरी होने वाली भाभी अपने देवर की प्रॉपर्टी उसके हाथ से निकलने से बचाने के लिए एक प्लान में मेरी हेल्प करेगी, तो तुम इस प्लान में कहाँ से पार्टनर हुए? कमाल की बात कर रहे हो भाई। तुमने इस प्लान का बेस तैयार करने की 90% जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी, और तुम कह रहे हो कि इस प्लान में मेरी पार्टनरशिप नहीं है। एनीवे, इस प्लान में क्लियरली मेरी पार्टनरशिप हो रही है, फिर भी मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया तो तुम कोई ऐसा रिस्की प्लान भी बना सकते हो जिसमें तुम्हारे हाथ से पूरी प्रॉपर्टी निकल जाने की रिस्क हो। बाय द वे, तुम खुद किसी लड़की के साथ ये शर्त तय करके मैरिज क्यों नहीं कर लेती कि तुम्हारे डैड की डेथ के बाद वो कुछ पैसे लेकर तुमसे अलग हो जाएगी? इसके बारे में मैंने खुद भी सोचा था, पर ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि मेरे डैड की डिमांड पूरी करने पर वे अपनी बिल कैंसिल करके एक ऐसी नई बिल बनवा सकते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी उनके बाद उनकी बहू के नाम पर ट्रांसफ़र होगी। यदि उन्होंने ऐसा किया तो मेरी फिर सारी प्रॉपर्टी की चाबी उस लड़की के हाथ में आ जाएगी जिसके साथ मैं कंडीशनल मैरिज करूँगा, और उसकी नीयत ख़राब हो गई तो मेरी वही हाल हो जाएगा जो कुछ ना करने पर होने वाला है। ये रिस्क तो मेरे किसी के साथ शादी करने पर भी रहेगी, क्योंकि मैं भी उसी कंडीशन पर मैरिज करने के बारे में सोच रहा हूँ जिसकी मैंने तुम्हें एडवाइस दी थी। मेरे भाई, तुम अपना प्लान बदल कर नॉर्मल मैरिज के लिए एग्री हो जाओ प्लीज़ भाई। मेरी एक लास्ट हेल्प कर दो, फिर मैं तुमसे कभी कोई हेल्प नहीं मांगूंगा। आई एम प्रॉमिस टू यू। यार, मैं तुम्हारी ये हेल्प कर पाता था तो मुझे बहुत खुशी होती, पर यह कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस लड़की को मैं अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ वो फ़िलहाल मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, और मैं उसके अलावा किसी और को अपनी परमानेंट लाइफ पार्टनर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। भाई प्लीज़ ऐसा मत कहो यार, मेरी सारी उम्मीद तुम पर ही टिकी है। ये तुम मेरी हेल्प करने से मना कर दोगे तो मेरे पास डैड की प्रॉपर्टी का मुंह छोड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तुम एक काम करो, उस लड़की का नाम पता मुझे बता दो जिसे तुम अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि वो खुद आज के आज तुम्हें शादी के लिए प्रपोज़ करेगी। भाई, वो साफ शब्दों में मेरा प्रपोज़ल रिजेक्ट कर चुकी है, और मैं किसी दूसरे तरीके से उसे एग्री करना सही नहीं मानता हूँ। इसलिए प्लीज़ तुम उसे कन्विंस करने का विचार भूलकर किसी ऐसे प्लान के बारे में मत सोचो जिससे तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बनी रहने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बने रहें। मेरे भाई, इसके लिए मैंने तुम्हें जो प्लान बताया उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुम बहस में समय बर्बाद ना करके जल्दी से मुझे उस लड़की का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर दो। सालों तक पत्नी के सताए मेरे बीमार डैड कभी भी दम तोड़ सकते हैं, और उन्होंने अपनी बिल कैंसिल करने से पहले दम तोड़ दिया तो मुझे भी दम तोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए हमें जो भी करना है जल्दी से जल्दी करना होगा। प्लीज़ अब तुम बिना कोई क्वेश्चन किए या कोई सजेशन दिए वो करो जो मैं कह रहा हूँ। इस बार आशीष की इस बात पर अंकुर ने मुंह से कोई प्रतिक्रिया देने की बजाय उसे एक कागज़ पर आदित्य का नाम, पता और मोबाइल नंबर लिखकर थमा दिया। थैंक यू भाई, आई प्रॉमिस टू यू कि डैड की प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आने के बाद भी इस कंपनी के एमडी तुम ही रहोगे। कहकर आशीष उठा और केबिन से बाहर निकल गया। यस, कम इन। अंकुर के केबिन के सामने रुककर वन वे ग्लास के गेट की और हाथ बढ़ा रही खूबसूरत नवयुवती के नॉक करने से पहले ही उसे अंदर दाखिल होने की परमिशन मिल गई तो उसने बढ़े हुए हाथ से गेट पर दस्तक देने की बजाय गेट पुश किया और अंदर दाखिल हो गई। गुड इवनिंग सर, उसने अंदर बैठे अंकुर की ओर देखकर चेहरे पर खुशी के भाव लाने का प्रयास करते हुए कहा। गुड इवनिंग मिस स्वाति,
अंकुर ने किसी भी तरह के कोई भाव प्रदर्शन किए बिना उसके अभिवादन का जवाब दिया और फिर सामने पड़ी चेयर की ओर इशारा करके कहा, सिट डाउन। कुछ पलों तक अंकुर का चेहरा पढ़ने का प्रयास करने के बाद स्वाति सामने पड़ी चेयर पीछे खींचकर उस पर इस तरह सिमट कर बैठी जैसे उसे चेयर की उतनी जगह का किराया चुकाना हो जितनी जगह का वो बैठने के लिए इस्तेमाल करेगी। मिस स्वाति, 4-5 माह तक कारपोरेट सेक्टर में काम करने के बाद भी आपकी झिझक ख़त्म नहीं हुई। आप आज भी उतनी ही अनकंफर्टेबल लग रही हैं जितनी पहली बार इस केबिन में आने पर लग रही थी। कुछ पलों तक इंतज़ार कराने के बाद अंकुर ने सवालिया निगाहों से उसकी ओर देख रही स्वाति से जो कहा, उससे स्वाति के चेहरे पर नज़र आ रहे जिज्ञासा के चिन्ह घटने की बजाय बढ़ गए, लेकिन फिर भी उसने कुछ पूछने के बजाय इंतज़ार करना ही सही समझा और खामोशी से अंकुर के चेहरे की ओर देखती रही। मैंने आज आपको एक अनऑफिशियल बात करने के लिए बुलाया है। पल भर बात किए गए अंकुर के इस खुलासे से एकाएक स्वाति के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। अरे घबराइए नहीं, मैंने आपको ऐसी कोई बात करने के लिए नहीं बुलाया है जिसके लिए कारपोरेट सेक्टर बदनाम है। अंकुर के इस आश्वासन के बाद स्वाति के चेहरे पर कुछ राहत के चिन्ह नज़र आने लगे। एक्चुअली बात यह है कि मुझे ऐसी लड़की की तलाश है जो इस कंपनी के ऑनर यानी मेरे मामा जी के बेटे आशीष के साथ शादी करके मेरे मामा जी की ज़िंदगी के बचे हुए दिन पूरे होते तक आशीष की वाइफ बनकर उसके साथ रहे और मेरे मामा जी की डेथ के बाद इस काम के लिए तय किया गया अमाउंट लेकर आशीष के घर और उसकी लाइफ से निकल जाए। इसमें नोट करने लायक 2 खास बातें। एक तो ये है कि लड़की शरीफ होनी चाहिए और दूसरी ये है कि उस लड़की को सिर्फ दिखावे के लिए आशीष की वाइफ बनना है, ना कि वाइफ की पूरी ड्यूटी निभानी है। आशीष है तो पूरा अय्याश लड़का, मगर इस बात की पूरी गारंटी दी जा सकती है कि वो किसी लड़की की मर्जी के बिना उसके साथ कुछ ऐसा वैसा करना तो दूर रहा, वो उसे छुएगा भी नहीं। आप मुझे हर एंगल से एक निहायत शरीफ लड़की लगी, इसलिए मैं आपके सामने आशीष के साथ शादी करके कुछ दिनों तक उसकी वाइफ का रोल निभाने का प्रपोज़ल रख रहा हूँ। मगर आपको ये प्रपोज़ल पसंद नहीं आ रहा हो तो आप बेझिझक इसे रिजेक्ट कर सकती हैं। आपने पिछले महीने की कंपनी से बतौर लोन एक काफ़ी बड़े अमाउंट के लिए एप्लीकेशन दी थी और कंपनी के रूल्स के रिकॉर्डिंग आपको वो लोन नहीं दिया जा सकता, इसलिए मुझे लगा कि आप ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकती हैं। इस वजह से सॉरी सर, मैं आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगी। अंकुर की बात पूरी होने से पहले ही स्वाति ने उसे जवाब दे दिया। नो प्रॉब्लम, बाय द वे इसके लिए आपको मुझे नहीं बल्कि मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए। सर, आई एग्री विथ यू बट ओनली 50% बिकॉज आपने मेरे सामने ये प्रपोज़ल रखकर कुछ गलत किया और ना मैंने इसे एक्सेप्ट करने से मना करके। बाय द वे आपने इस कंपनी में काम करने वाली इतनी सारी गर्ल्स से मुझे इस काम के लायक समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने ये काम करने के लिए मुझ पर प्रेशर नहीं डाला, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या अब मैं जा सकती हूँ? हाँ, पर जाने से पहले आपको मेरे इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि आप पैसों की सख्त ज़रूरत होने के बावजूद ये काम करने से इनकार क्यों कर रही हैं? क्या इसकी वजह यह है कि ये काम करने के बाद आपको एक अच्छा जीवन साथी मिलने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे? नो सर, मुझे अच्छे या बुरे किसी भी तरह के जीवन साथी का ना इंतज़ार है और ना ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये काम करने से मना करते समय मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। मेरे इस काम को इनकार करने की वजह तो कुछ और ही है। एक्चुअली मेरा मेल पर्सन को लेकर मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा ख़राब रहा है कि मैं आपके जैसे अच्छे इंसान की गारंटी देने के बाद भी एक बिगड़े रईसजादे के साथ बेडरूम शेयर करने की रिस्क नहीं ले सकती। ऊपर से मेरे घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं कुछ दिन घर छोड़कर कहीं और रह सकूं, इसलिए मुझे इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देना ही सही लगा। क्या अब मैं जा सकती हूँ? ओके। अंकुर का जवाब मिलते ही स्वाति इस तरह फुर्ती से उठकर बाहर निकल गई जैसे उसे डर हो कि उसने जरा सी भी देर की तो उसे मिली परमिशन कैंसिल हो सकती है। भाई, ये जो लड़की अभी अभी तुम्हारे केबिन से बाहर निकली, क्या तुम उसे आरुषि की जगह रिप्लेस नहीं कर सकते हो? आशीष ने अंकुर के केबिन में दाखिल होते ही उसकी ओर ये सवाल दाग दिया। क्यों? आरुषि ने तुम्हें खाली हाथ वापस लौटा दिया क्या?
कोई सीधा जवाब देने की बजाय अंकुर ने उसी से एक सवाल पूछ लिया। हाँ, आशीष ने चेयर खींचकर बैठते हुए जवाब दिया। मुझे पता था कि वो नहीं मानेगी, और उसके अलावा मैं सिर्फ इसी एक लड़की को जानता हूँ जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प लेने लायक है। इस वजह से मैंने आरुषि का रिस्पॉन्स जानने से पहले ही इस लड़की को बुलाकर ये जानने का प्रयास करके देख लिया कि वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई हेल्प कर सकती है या नहीं, और इसका रिजल्ट क्या निकला। ये भी हमारी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुई। रियली सो सैड न्यूज़ यार। बाय द वे, उसके सामने तुमने हमारी किस टाइप की हेल्प का प्रपोज़ल रखा था? तुम्हारे साथ कंडीशनल मैरिज करने का। भाई, तुमने ये प्रपोज़ल रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यदि तुम इसकी बजाय उसके सामने अपने साथ कंडीशनल मैरिज करने का प्रपोज़ल रखते तो वो यकीनन एक्सेप्ट कर लेती थी। तब भी नहीं करती थी, क्योंकि उसे इस कंडीशन में भी तुम्हारे साथ कुछ दिनों का बेडरूम शेयर करना पड़ेगा, और वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो एक काम करते हैं, उसे तुम्हारे साथ बेडरूम शेयर करने का ऑफ़र दे देते हैं। हम लोग डैड को चेकअप के बहाने कुछ देर के लिए हॉस्पिटल भेज देंगे, और इस बीच मेरे बेडरूम और तुम्हारे बेडरूम के बीच की दीवार तुड़वाकर एक गेट फिट करा देंगे, जिससे उसे मेरे बेडरूम से होकर तुम्हारे बेडरूम में आने जाने की फैसिलिटी मिल जाएगी। भाई, तुम अपना तिकड़मी दिमाग किसी और प्लान पर भिड़ाओ, क्योंकि इस लड़की को लेकर तो जो भी प्लान बनाओगे नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेगा। इसकी एक वजह यह है कि ये लड़की ऐसे झमेले में पड़ने के लिए किसी सिचुएशन में तैयार नहीं होगी, और दूसरी वजह यह है कि वो कुछ दिनों तक अपना घर छोड़कर हमारे साथ रहने की कंडीशन में नहीं है। यानी इस काम के लिए कोई और लड़की ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, पर तुम्हें किसी और लड़की को खोजने की क्या ज़रूरत है? अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ ही ये कंडीशन तय करके शादी कर लो कि तुम्हारे डैड उसके साथ किसी भी तरह की मैरिज की या बिना मैरिज किए ही उसे अपनी वाइफ बनाकर घर लाया तो मेरा दिवाला निकलना तय हो जाएगा। इससे तो बेहतर यही है कि मैं अपने डैड के प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम ही ट्रांसफ़र हो जाने दूं। इससे कम से कम मेरी आज़ादी और सुख शांति तो बनी रहेगी। और ऐसा होने पर अपनी इतनी खर्चीली लाइफस्टाइल का मेंटेनेंस कैसे करोगे? चोरी करके या भीख मांगकर? ना चोरी करके ना भीख मांगकर, क्योंकि चोरी मुझसे होगी नहीं, और भीख मांगकर आज के ज़माने में पेट भरना तक मुश्किल है। इसलिए इससे ठाट बाट की ज़िंदगी मेंटेन करने की बात सोचना भी बेवकूफ़ी है। ऐसा हुआ तो मुझे सुसाइड ही करना पड़ेगा। एक मिनट भाई, मेरे पास आरुषि की कॉल आ रही है, शायद उससे कोई पॉजिटिव खबर सुनने को मिल सकती है। आपसी बातचीत रोककर आशीष ने उसके मोबाइल पर आई कॉल रिसीव की, और करीब 2 मिनट तक बात करने के बाद अंकुर से बोला, आरुषि ने मिलने के लिए बुलाया है। लगता है उसने हमारी हेल्प करने का मन बना लिया है। मैं पहले उससे मिलकर कंफर्म हूँ कि उसके मुझे मिलने बुलाने का एक्चुअल रीज़न क्या है, फिर तुम्हें बताता हूँ। ठीक है? ठीक है, मगर इतना याद रखना कि मैं उसके साथ कंडीशनल मैरिज नहीं करूँगा। यदि वो तुम्हें ऐसा कोई ऑफ़र दे तो उसके साथ मेरी जगह पर अपनी कंडीशनल मैरिज की बात तय कर लेना। ओके भाई, कहकर आशीष केबिन से बाहर निकल गया। करीब 1.5 घंटे बाद जब वो दोबारा अंकुर की केबिन में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर कुछ वैसा सुकून नज़र आ रहा था जैसे आमतौर पर किसी गंभीर समस्या का हल मिल जाने पर एक सामान्य इंसान के चेहरे पर नज़र आता है। पर ना जाने क्यों उसके चेहरे का सुकून नोट करने के बाद अंकुर के चेहरे पर बेचैनी का ज्वार उठने लगा। भाई, हम दोनों के लिए गुड न्यूज़ है। आशीष की ये बात सुनकर अंकुर को कुछ सुकून मिला। क्या हुआ? अपने स्वभाव के विपरीत बेसब्री का इजहार करते हुए अंकुर ने पूछा। हसीना मान गई तुम्हारे साथ अनकंडीशनल मैरिज करने के लिए भी, और डैड के सामने मेरी वाइफ होने की एक्टिंग करने के लिए भी। थैंक्स यार, तुमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना भी पूरी कर दी। मैं जानता था भाई कि आरुषि को तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार करना तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग से इसी प्लान पर ज़्यादा जोर दे रहा था। यानी तुम्हारे लिए भी मेरी खुशी उतनी ही मायने रखती है जितनी मेरे लिए तुम्हारी। ऑफ कोर्स। थैंक्स भाई, थैंक्स से काम नहीं चलेगा, गले लगाकर धन्यवाद देना पड़ेगा। आशीष की बात सुनकर अंकुर तुरंत अपनी सीट छोड़कर उठा और सामने वाली टेबल की बगल से निकलकर आशीष की ओर बढ़ गया। अब आगे का क्या प्रोग्राम है? आशीष से गले मिलकर अलग होने के बाद अंकुर ने पूछा।
फिलहाल तो किसी बियर बार में चलकर गला ठंडा करते हैं, फिर सोचेंगे कि तुम दोनों की शादी कैसे करवाई जाए, जिससे डैड को ये पता न चले कि आरुषि के साथ मैंने नहीं तुमने शादी की है। इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए इससे बढ़िया तरीका कोई और हो ही नहीं सकता कि हम दोनों मामा जी को बिना बताए किसी मंदिर में शादी कर लें और तुम उसे घर ले जाकर मामा जी से कह दो कि तुम उनकी इच्छा एज अ सरप्राइज़ पूरी करना चाहते थे, इसलिए बिना उनकी परमिशन लिए ही तुमने आरुषि के साथ शादी कर ली। वैसे भी उनकी शर्त में ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हें उनकी परमिशन लेकर शादी करनी है। वे तो सिर्फ ये चाहते हैं कि कैसे भी तुम्हारी शादी हो जाए। हाँ भाई, सारी उम्र शादी करने की सज़ा भुगतने के बाद भी उस आदमी की यही एक आखिरी इच्छा है कि उनका इकलौता बेटा भी कोई एक मुसीबत गले में बांध कर ले आए, ताकि वह इस बात के लिए आश्वस्त होकर चैन से आंखें बंद कर सकें कि उनके ना रहने के बाद भी उनका बेटा चैन से नहीं रह पाएगा। तुम उनकी इस ख्वाहिश का गलत मतलब निकाल रहे हो यार। वह तो अरे छोड़ो इन बातों को भाई, मैं खुशी के इन लम्हों को उस दुखी आत्मा की बात करके वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आओ इस खुशी के मौके कहीं साथ बैठकर एंजॉय करते हैं। यानी आज तुम मेरा पीछा छोड़ने के मूड में नहीं हो। पीछा छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तुम तो ऐसा करो, बाहर पार्किंग में 5 मिनट मेरा इंतज़ार करो। मैं ऑफिस के 1-2 लोगों को आज के कुछ ज़रूरी काम सौंप कर आ रहा हूँ। ओके, बट 5 मिनट से ज़्यादा समय मत लगाना। डोंट वरी, नहीं लगाऊंगा। अंकुर का जवाब सुनकर आशीष बाहर निकल गया। आरुषि, तुमने शीला आंटी को ये तो बता दिया है ना कि तुम्हें कुछ दिनों तक। अंकुर ने शिव जी के एक प्राचीन मंदिर में वहाँ के पुजारी की मदद से आरुषि के साथ शादी की रस्में पूरी करने के बाद धीमे स्वर में उससे एक सवाल किया, जिसके पूरा होने से पहले ही आरुषि के इनकार में सिर हिला दिया। मंदिर में अंकुर, आरुषि और पुजारी के अलावा आरुषि की आंटी और आशीष भी मौजूद थे, जो अंकुर और आरुषि से कुछ दूर एक कोने में खड़े थे। यार, तुम्हें इन्हें ये बात बता देनी चाहिए थी, क्योंकि इनके सामने हमने मामा जी को, ये यहाँ से हमारे साथ नहीं बल्कि अपने घर वापस जाएंगी, इसलिए तुम्हें इस बात को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि उनके सामने तुम्हारे मामा जी को तुम लोग मेरा इंट्रोडक्शन आशीष की वाइफ के रूप में दोगे तो वे कुछ कहकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती। आरुषि ने अंकुर की ये बात भी पूरी होने से पहले ही उसका जवाब दे दिया। अरे मगर इन्हें बाद में कभी पता चलेगा कि तुम इनको लेकर इतना टेंशन क्यों ले रहे हो यार। ये मेरी दूर की रिश्ते की आंटी हैं, मेरी मम्मी नहीं, कि इन्हें अपनी लाइफ से जुड़ी हर छोटी बड़ी बातें बताना मेरी ड्यूटी है। इन्होंने अपने पैसों की ज़रूरत के लिए मुझे अपने साथ रखकर मेरी देखभाल की और मैं एक टेक केयर की अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इनके साथ रही। पर अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए मुझे इनके साथ अपनी लाइफ से जुड़ी कोई बात शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मगर अब अगर मगर छोड़ो और इस पुजारी को इसकी फ़ीस देकर यहाँ से निकलो। मुझे जल्दी से गृह प्रवेश और तुम्हारे मामा जी से आशीर्वाद लेने की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके रेस्ट करना है। ओके, कहने के साथ ही अंकुर ने पुजारी की दक्षिणा के लिए जेब से पैसे निकालकर पूजा की थाली में रखे और ईश्वर से अनुमति व आशीर्वाद लेने के बाद आरुषि की आंटी व आशीष को साथ आने के लिए कहकर आरुषि के साथ मंदिर से बाहर निकल गया। ईश्वर सदा तुम पर कृपा बनाए रखें और तुम्हारे सौभाग्य की रक्षा करें। आरुषि ने अंकुर और आशीष के साथ विनयकांत के कक्ष में दाखिल होकर उनके पांव छुए तो उसे सर पर विनयकांत के स्नेह युक्त स्पर्श के साथ साथ 2 आशीर्वाद प्राप्त हुए। लेकिन आरुषि के चेहरे की प्रतिक्रिया देखकर ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे ये स्नेहा आशीष किसी काम के लगे हों। मामा जी, ये आपकी बहू है। आशीष को भी विनयकांत का पांव छूकर आशीर्वाद लेने का अवसर देने के बाद अंकुर ने आरुषि की ओर इशारा करके विनयकांत को जानकारी दी। मैं तुम तीनों के मेरे कमरे में दाखिल होते ही समझ गया था कि मेरा चलाया हुआ यह आखिरी तीर लक्ष्य भेदने में सफल हो गया। अब तुम लोग जाकर अपने अपने काम करो, मुझे भी एक ज़रूरी काम निपटाना है। अंकुर की बात पर यह प्रतिक्रिया देने के बाद विनयकांत ने सामने टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठा लिया और उसमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर खोजने में व्यस्त हो गए। सुनो बहू, कमरे के गेट तक जाने के बाद विनयकांत ने आरुषि को पुकारा तो उसे अपने बढ़ते कदमों को रोकना पड़ गया। जी, कहते हुए वो पलटकर विनयकांत की ओर सवालिया निगाहों से देखने लगी।
कमरे से बाहर निकल चुके अंकुर और आशीष भी वापस गेट पर आकर विनयकांत की ओर जिज्ञासा भरी निगाहों से देखने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? आरुषि। उम्र 25 साल। ठीक है, जाओ। विनयकांत से जाने की अनुमति मिलते ही अंकुर और आशीष ने गेट से हटकर आरुषि के लिए रास्ता छोड़ दिया, जिसके बाद आरुषि तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। अंकुर, मैं तुमसे ऐसी एक बात कहूँ जो जनरली एक वाइफ अपनी मैरिड लाइफ की फर्स्ट नाइट को अपने हस्बैंड से नहीं कहती है, तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना? कमरे में मौजूद भारी भरकम पलंग पर बैठी हल्की फुल्की आरुषि ने बगल में बैठे अंकुर से यह सवाल किया तो एकाएक अंकुर के चेहरे पर हल्की सी हैरानी और थोड़ी परेशानी के मिले जुले भाव नजर आने लगे। लेकिन फिर भी उसने बिना सोच विचार किए आरुषि को उसकी अनजानी डिमांड के लिए बुरा ना मानने का आश्वासन दे दिया। एक्चुअली मेरी तुमसे शादी करने के लिए अपनी कॉन्सेंट देने के बाद मुझे 2 दिनों बाद ही ये शादी करनी पड़ी, इसलिए मुझे एज अ वाइफ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए खुद को प्रिपेयर करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। इस वजह से मैं कुछ दिनों तक, डोंट वरी, तुम खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए जितना चाहो उतना समय ले सकती हो। आरुषि के झिझकते हुए कहीं जाने वाली बात का मतलब समझ में आते ही अंकुर ने ये आश्वासन देकर उसे बात पूरी करने के लिए शब्दों के चयन की समस्या के साथ साथ अनिश्चित काल के लिए पत्नी के दायित्व पूरा करने की चिंता से भी मुक्त कर दिया। थैंक्स। क्या अब मैं सो सकती हूँ? ऑफ कोर्स। अंकुर की अनुमति मिलते ही आरुषि बिना एक पल गंवाए पीछे हटकर पलंग की दीवार की तरफ वाले भाग पर लेट गई। थोड़ी देर तक हैरान परेशान बैठे रहने के बाद अंकुर भी पलंग के आधे बचे हुए भाग पर लेट गया। थैंक यू सो मच सर, मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। स्वाति ने अंकुर के दिए चेक का सरसरी निगाह से मुआयना करते हुए आभार प्रकट किया। थैंक यू तो ठीक है, पर आपको इस हेल्प के लिए मेरा एहसान मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के एमडी होने के नाते इसके हर कर्तव्यनिष्ठ एम्प्लॉयज़ की हेल्प करना मेरा फ़र्ज़ है। अंकुर ने बड़े ही सहज भाव से स्वाति के जताए गए आभार में से आधा हिस्सा स्वीकार करके बाकी का आधा हिस्सा अस्वीकार कर दिया। नहीं सर, इस हेल्प के लिए मुझे आपका एहसान मानने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये हेल्प देने के लिए आपको कंपनी के रूल्स चेंज करने पड़े और ऐसा करके आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की है, इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। मिस स्वाति, आपकी ये गेसिंग इनकरेक्ट है कि मुझे आपकी प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है। मैंने रवीना दीदी से आपकी प्रॉब्लम जानने के बाद ही पर्सनल इंटरेस्ट लेकर आपकी हेल्प की, और मेरे पर्सनल इंटरेस्ट लेकर आपकी हेल्प करने की सिर्फ यही एकमात्र वजह है कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता ना करने वाले लोगों को मैं बहुत इज्जत करता हूँ। अब आप जा सकती हैं। ये जानकर मेरी नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ गई है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, कहकर स्वाति बाहर निकल गई। लेकिन उसके बाहर निकलने के बाद भी अंकुर अपना काम शुरू नहीं कर पाया, क्योंकि उसके जाते ही आशीष अंदर आ गया। भाई, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। आशीष ने अंकुर के केबिन में दाखिल होते ही उससे इस तरह गंभीर स्वर में ये बात कही मानो उसके पास कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने की सूचना हो। लेकिन ये बात सुनकर अंकुर के चेहरे पर किसी तरह की उत्सुकता, उत्तेजना या परेशानी के कोई भी चिन्ह नहीं उभरे। मामा जी ने अपनी न्यू बिल तुम्हारे नाम पर ना करके आरुषि के नाम कर दी है। तुम यही बताना चाह रहे हो ना? अंकुर ने एक सजेशन देते हुए आशीष से सवाल किया। हाँ, ये तो मैं कल उसी समय जान गया था कि मामा जी यही करने वाले हैं, जब उन्होंने आरुषि से उसका नाम और उम्र की जानकारी ली थी। पर तुम इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? भाई, तुम पर 101% यकीन है, पर डैड की डेथ के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं बल्कि आरुषि के नाम पर ट्रांसफ़र होगी, और करोड़ों की प्रॉपर्टी की मालकिन बनने के बाद डोंट वरी, आरुषि ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसका तुम्हें डर सता रहा है, और वो ऐसा कुछ करना भी चाहे तो मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। उसने तुम्हारी भी बात नहीं मानी और तुमसे कह दिया कि हम आपके हैं कौन। फिर वो चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि मामा जी ने ना उसके फादर का पूछा और ना उसके सरनेम पूछा, और इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने बिल में आरुषि के साथ उसके फादर का नाम और सरनेम ना लिखवाकर पति के रूप में तुम्हारा नाम लिखवाया होगा। हाँ,
पर इससे भी ये गारंटी कहाँ मिल रही है कि आरुषि हमसे चीटिंग नहीं कर पाएगी। उल्टा इससे तो उसे कोर्ट में ये कहकर डैड विल को वैलिड डिक्लेयर कराने का एक पुख्ता बेस मिल जाएगा कि वो डैड की बहू थी और वो डैड की काफ़ी अच्छी तरह से देखभाल कर रही थी, जबकि मैं अपने डैड की जरा सी भी केयर नहीं कर रहा था। इसलिए उन्होंने उसके नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी की विल कर दी। साथ ही उसे इसी बिल की हेल्प मुझसे डिवोर्स लेने का भी ये ग्राउंड मिल जाएगा कि मैं एक बहुत ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान हूँ, जिसने पहले अपने डैड की केयर नहीं की और अब पत्नी की भी केयर नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाई, वो हमसे चीटिंग करके ना खुद को मामा जी की बहू साबित कर पाएगी, ना उसे तुमसे डिवोर्स लेने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने मंदिर में मेरे साथ शादी की है, ना कि तुम्हारे साथ, और इसके हमारे पास पर्याप्त सबूत है। यार, इस बार पर तो मैंने गौर ही नहीं किया, पर अब तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई ना, या अभी भी कोई डाउट बचा है? इस बात को लेकर तो मैं आश्वस्त हो गया हूँ कि आरुषि हमारे साथ चीटिंग नहीं कर पाएगी, मगर एक दूसरा डाउट मेरे मन में पैदा हो गया। जाने से पहले उसे भी बता ही दो, नहीं तो अब वो तुम्हारा बीपी बढ़ाएगा और तुम दौड़कर तुम्हारा मेरा बीपी बढ़ाने आ जाओगे। भाई, वो डैड की डेथ के बाद अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफ़र कराने के लिए ऑफिशियली खुद को मेरी वाइफ डिक्लेयर कर देगी, तो फिर बाद में उसके तुम्हारी वाइफ बनकर रहने में लीगल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम तीनों में से कोई इस बात को इशू बनाकर कोर्ट नहीं जाएगा, तब तक कोई भी कानून हमसे किसी की लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएगा। मगर फिर भी हम में से किसी की लाइफ में कभी कोई लीगल डिस्प्यूट पैदा ना हो, इसलिए हम आरुषि से मामा जी की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कराने के बाद तुम्हारे और आरुषि के डिवोर्स की फॉर्मेलिटी पूरी करा लेंगे और मैं दोबारा पब्लिकली आरुषि के साथ शादी कर लूँगा। ये सही रहेगा, पर इससे तुम दोनों की सोशल इमेज ख़राब नहीं होगी, पर मेरे पास हम दोनों की सोशल इमेज ख़राब होने से बचाने का भी कोई तरीका नहीं है। एनीवे, अब तुम जाओ ताकि मैं अपना काम रीस्टार्ट कर सकूं। शादी के चक्कर में मैं कल ऑफिस नहीं आ पाया था, इस वजह से मुझे बाकी दिनों से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ओके बॉस, कहकर आशीष बाहर निकल गया। सॉरी अंकुर, कल रात को मैं आशीष के रूम से होकर इस रूम में आ रही थी तो आशीष ने मुझे रोककर थोड़ी ड्रिंक पिला दी और मुझे ड्रिंक की हैबिट नहीं होने की वजह से मैं वहीं सो गई। बिस्तर पर लेटे अंकुर के सामने आते ही आरुषि ने अफसोस प्रकट किया तो अंकुर की आंखों में गहरा दर्द और चेहरे पर फीकी मुस्कान उभर आई। कोई बात नहीं यार, कभी कभी इंसान परिस्थितिवश वो कर बैठता है जो वो करना नहीं चाहता। एनीवे, बाहर जाकर ब्रेकफास्ट कर लो। तुमने शायद कल रात डिनर भी नहीं किया होगा, क्योंकि मैं कल रात भी तुम्हारे आने से पहले मैं ये सोचकर आशीष के कमरे से तुम्हारा डिनर उठा कर ले आया था कि तुम इस घर में बिताई गई सभी रातों की तरह कल भी मेरे साथ ही डिनर करोगी। और सुनो, बाहर जाने से पहले वॉशरूम में जाकर अपनी शर्ट सीधी पहन लो। फ़िलहाल तुमने उल्टी पहन रखी है। इट मीन्स कल रात। यार प्लीज़ झूठ बोलकर अपनी मर्जी से की गई हरकत को आशीष पर थोपने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं इस बात को लेकर 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि वो किसी लड़की की कॉन्सेंट लिए बिना उसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता है। अब तुम बिना पल भर की देरी किए मेरे सामने से हट जाओ। यार प्लीज़ मुझे क्लियरिफिकेशन देने का एक मौका तो दो। तुम्हें जो कहना है जल्दी से कहो और ज़माने भर की मक्कारी पर मासूमियत की परत चढ़ाकर बनाया गया अपना एक खूबसूरत चेहरा लेकर उसके सामने जाओ, जिस पर तुम्हारी खूबसूरती का जादू चल सकता है। मैं तो तुम्हारे मन की खूबसूरती का दीवाना था, जिसे अब तुम खो चुकी हो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखना बंद करके जल्दी से जो कहना चाहती हो कह दो। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि तुम्हारे साथ जो चीटिंग हुई है उसके लिए मैं कम और आशीष ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसी ने तुमसे ये बात छुपाई और मुझे भी छिपाने के लिए कहा कि मैं तुम्हारा लाइफ टाइम तक साथ निभाने के लिए खुले मन से शादी नहीं कर रही हूँ, बल्कि आशीष को उसके डैड की प्रॉपर्टी दिलाकर उसमें से कुछ शेयर हासिल करने के लिए एक शॉर्ट टर्म के लिए कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे भी आशीष की तरह ही शादी जैसे रिश्ते पर यकीन नहीं है, और इसकी वजह तुम भी जानते हो। मेरे पैदा होने के कुछ समय बाद ही मेरे मॉम डैड अलग हो गए थे और मेरी परवरिश की जिम्मेदारी दोनों में से कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोर्ट को उन दोनों पर मेरे परवरिश के लिए आने वाले खर्च का 50-50 खर्च देने की जिम्मेदारी डालकर मुझे शीला आंटी को सौंपना पड़ा।
अब मैं मेरे शादी करके घर बसाने में इंटरेस्ट ना होने पर वो मेन रीज़न तुम्हें बताती हूँ जो तुम नहीं जानते हो। मेरा शादी करने में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आशीष की तरह मुझे भी अपनी फ्रीडम से हद से ज़्यादा प्यार है और मैं शादी के बंधन में बंधने के चक्कर में इसे नहीं खोना चाहती हूँ। मेरा तुम्हारा प्यार भरा प्रपोजल रिजेक्ट करने और शादी के बाद भी तुमसे दूरी बनाकर रखने का यही मेन रीज़न है। अब रही बात कल रात नशे की वजह से मेरे और आशीष के बीच फिजिकल रिलेशन बनने की, तो इसका भी मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैं इसकी आशीष से भारी कीमत वसूल करूँगी और ऐसा मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ। मैं इससे पहले भी मेरे जिस्म से अपनी प्यास बुझाने के इच्छुक कुछ रईस जादों से इस टाइप की तगड़ी कीमत वसूल चुकी हूँ। मेरी लाइफ में जितने भी लड़कों ने दस्तक देने की कोशिश की उनमें से मैंने आशीष जैसे हर अय्यास रईसजादे को एंट्री दी, मगर उनमें से किसी से दिल नहीं लगाया। अब मैं जो बात तुम्हें बताने जा रही हूँ उस पर तुम्हारे लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर यह बात उतना ही सच है जितना चकोर का चांद से प्यार। मैंने दिल सिर्फ तुमसे लगाया और इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ वो खेल नहीं खेला जो मैं दूसरों के साथ खेलती हूँ। आशीष के उसके डैड की दौलत पाने और उसमें कुछ पाने की मेरी भूख की वजह से तुम्हारे दिल को आज जो चोट लगी उसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। हो सके तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। बिना रुके अपनी पूरी बात कहने के बाद आरुषि वॉशरूम में चली गई। कहीं जा रहे हो? अंकुर को बैग पैक करते देख आरुषि ने कुछ झिझकते हुए उससे सवाल किया। हाँ, अंकुर ने उसकी ओर देखे बिना रूखे स्वर में जवाब दिया। कहाँ? पता नहीं। वापस कब आओगे? कभी नहीं। प्लीज़ अंकुर, भावनाओं में बहकर इतना बड़ा कदम मत उठाओ। तुम्हें बचपन से करोड़पति मामा की छत्र छाया मिलती आ रही है, इसलिए तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि इस दुनिया में पेट भरने के लिए रोटी और रात गुजारने के लिए एक आशियाने का इंतज़ाम करना कितना मुश्किल है। पर मैं बचपन से हर महीने माँ बाप से मिलने वाले चंद पैसों के सहारे एक गरीब महिला के साथ रहकर ज़िंदगी काट रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इन दो चीज़ों के लिए इंसान को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर यकीन करो कि ये जानबूझकर की गई चीटिंग नहीं है। ना मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ चीटिंग की और ना आशीष ने। तुम मेरे साथ शॉर्ट टर्म के लिए मैरिज करने के लिए तैयार नहीं थे और आशीष किसी के भी साथ किसी भी तरह की शादी करने से डर रहा था। इस वजह से उसने तुम्हें अंधेरे में रखकर मेरे साथ तुम्हारी शादी करवाई और कल रात हम दोनों ने नशे में जो कुछ किया वो भी इसलिए किया क्योंकि हम दोनों जानते थे कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता रियल नहीं है। प्लीज़ तुम इन सारी बातों को भूल जाओ और यहीं रहकर पहले की तरह नॉर्मल लाइफ बिताओ। ये तुम्हें मेरे इस घर में रहने से प्रॉब्लम है तो मैं जब तक यहाँ हूँ तब तक कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। तुम्हारी और भी कोई कंडीशन हो तो मैं वो भी मान लूँगी, पर प्लीज़ तुम अपना डिसीज़न चेंज कर दो। ये तुम अपने लिए ये डिसीज़न चेंज नहीं करना चाहते हो तो अपने मामा जी के लिए ही ये डिसीज़न चेंज कर दो। उनका इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि कैसे उनका कोई नहीं है, उनका एक सुसंस्कारी बेटा है और अब एक सुसंस्कारी बहू भी आ गई है, फिर तुम किस बेस पर कह रही हो कि उनका मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है? उनका बेटा कितना सुसंस्कारी है ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो और बहू की हकीकत भी जानते हो, इसलिए तुम ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हो कि उनको तुम्हारे अलावा इस दुनिया में एक बेटा और बहू भी है। मैं ये तो मान लेता हूँ कि उनकी बहू नहीं है, पर ये नहीं मान सकता हूँ कि उनका बेटा भी नहीं है, क्योंकि कुसंस्कारी ही सही पर उनका एक बेटा है और ये बात उन्हें भी पता है कि उनका बेटा कितना कुसंस्कारी है। फिर भी वह उसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी इतना ज़्यादा कि अपनी प्रॉपर्टी का 1% भी हिस्सा उसके अलावा किसी और को देने की बात सोच भी नहीं सकती। यदि ये बात सच नहीं होती तो वे अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को देने और देने के बाद सुरक्षित रखने के लिए इतने उपाय ना करके मेरे और अपने दूसरे रिश्तेदारों के बीच बांट देते थे। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे इनसे इस बात को लेकर कोई कंप्लेंट है, बल्कि तुम्हें ये समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, ना कि मुझे अपने बेटे की तरह प्यार और महत्व दिया है। इसलिए मेरा भी उनके प्रति उतना ही फर्ज है जितना उन्होंने मुझे प्यार और महत्व दिया है, और जितना मेरी समझ बूझ है उसके अनुसार मैं बचपन से अब तक
उनके लिए लॉयल्टी दिखाकर उनका मुझ पर जो कर्ज था वो भी उतार चुका हूँ और उनके प्रति मेरा जो फर्ज है वो भी पूरा कर चुका हूँ। इसलिए अब जबकि मेरे लिए उनके साथ रहना इम्पॉसिबल है, उन्हें छोड़कर जाने से मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। हो सके तो मेरी कही गई ये बातें उन तक पहुंचा देना। गुड बाय। ज़रूरत का पूरा सामान पैक होने तक अपनी बात कंप्लीट करके अंकुर बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गया। इस बार आरुषि ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वो कुछ देर तक के कृत्य विमूढ़ सी अपनी जगह पर खड़ी रही और फिर एक गहरी सांस लेकर वो भी बाहर निकल गई। रवीना दीदी, मैं अंकुर बोल रहा हूँ। स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में बैठने के बाद अंकुर ने एक कॉन्टैक्ट नंबर डायल करके उस पर कॉल की और कॉल रिसीव होते ही सामने वाले को उसने अपना इंट्रोडक्शन देकर बात शुरू की। दीदी, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना है। आपके हमारे ऑफिस की एम्प्लॉय मिस स्वाति से जब भी मुलाकात हो आप उसे मेरा ये मैसेज दे दीजिएगा कि मैंने उसे जो 5 लाख रुपए का चेक दिया था वो हमारी कंपनी के अकाउंट का नहीं बल्कि मेरे पर्सनल अकाउंट का था, इसलिए उसे ये अमाउंट हमारी कंपनी को नहीं मुझे लौटाना है और मुझे शायद ही कभी इस अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए वो या तो ये अमाउंट लौटाने की बात भूल जाए या फिर इसे अपनी सुविधानुसार किसी नेक काम में लगा दे। आप जितनी जल्दी हो सके उसे मेरा ये मैसेज याद से दे दीजिएगा। आपको मेरा ये काम याद रहेगा या मुझे आपको दोबारा कॉल करके रिमाइंड कराना पड़ेगा? याद रह जाएगा। पर आप ये बात उसे खुद क्यों नहीं बता देते और आज आपने मुझे न्यू नंबर से कॉल क्यों की? अंकुर की बात के जवाब में उसके साथ कॉल पर बात कर रही महिला ने पूछा। मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है और मैंने न्यू नंबर से आपको कॉल इसलिए किया क्योंकि मैं अपने पुराने दोनों मोबाइल नंबर्स बंद कर चुका हूँ। क्यों? आपका मोबाइल कहीं खो गया है क्या? नहीं तो फिर? मैं अपनी अब तक की ज़िंदगी से जुड़े सभी लोगों के मुझसे कांटेक्ट करने के सारे रास्ते बंद कर देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपने दोनों कांटेक्ट नंबर्स हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं और अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए हैं। मेरा ये नंबर भी इस कॉल के डिस्कनेक्ट होते ही बंद हो जाएगा, इसलिए इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अंकुर ने उसकी आखिरी बात पूरी करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपने मोबाइल से एक सिम निकालकर जेब में डाल ली। इसके बाद वो कान में ईयरफोन लगाकर कोई फिल्म सॉन्ग सुनने में व्यस्त हो गया। अमन, इसमें वो फाइल भी थी ना जिसमें तुम्हारे कहने पर हमारी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट छोटे बड़े सभी एम्प्लॉयज़ ने कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए दिए गए सुझाव कलेक्ट किए थे। अमन ने ऑफिस के प्यून को बुलाकर सामने टेबल पर पड़ी फाइलों का बंडल निराकृत फाइलों के खाने में रखवा दिया तो सामने बैठी डिम्पल को इस पर हैरानी जताते हुए अमन से सवाल करना पड़ा। हाँ, अमन के इस संक्षिप्त से जवाब से डिम्पल के चेहरे पर नजर आ रहे हैरानी के भाव और गहरे हो गए। उसने तुरंत एक नया सवाल अमन की ओर ताक दिया। यानी तुमने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर वो फाइल डिस्पोज फाइल के साथ रखवाई? हाँ। अरे पर तुमने तो उस फाइल को खोल कर भी नहीं देखा। यू आर राइट, मैंने उस फाइल को बिना देखे ही डिस्पोज फाइल के साथ रखवा दिया, जो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट ठीक ढंग से काम कर रहा है और हमें कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए किसी नए आइडिया की ज़रूरत नहीं है। अमन, अब तुम्हें लग रहा है कि हमारी कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट ठीक ढंग से काम कर रहा है और हमें किसी नए आइडिया की ज़रूरत नहीं है, तो तुमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के छोटे बड़े सभी एम्प्लॉयज़ को कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए नए सुझाव क्यों मंगवाए? इसलिए क्योंकि इससे कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ का कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बढ़ाने में इंटरेस्ट बना रहता है। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा कंपनी के एम्प्लॉयज़ को एक्टिव रखने के लिए अपनाया जाने वाला यह आइडिया कुछ अजीब है? नहीं, ठीक है, पर उस फाइल को सरसरी निगाह से देख तो लो। हो सकता है किसी का दिया गया कोई आइडिया यूज़फुल हो और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बढ़ाने के काम आ जाए। मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, पर तुम्हें लगता है तो तुम उस फाइल की स्टडी कर सकती हो। मैं तो तुम्हारे परमिशन ना देने पर भी उस फाइल की स्टडी करती थी क्योंकि उसमें हमारे 20-22 एम्प्लॉयज़ में हर एक की कम से कम 1-1.5 सप्ताह की मेहनत बंद है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर एक दूसरे के सुझाव को आपस में एक्सचेंज करके फॉर्मेलिटीज़ ही पूरी की होगी, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। देखती हूँ तुम्हारी गेसिंग करेक्ट है या मेरी।
कहकर डिम्पल अपनी जगह से उठी और निराकृत फाइलों के खाने से एक फाइल खोज कर ले आई। अमन, तुम्हारी गेसिंग ऑलमोस्ट 90% करेक्ट है, पर मेरी गेसिंग भी 10% करेक्ट निकल गई। ये देखो, अंकुर नाम के एक बंदे ने इतना ज़बरदस्त आइडिया सुझाया है कि हम इसे ठीक से इम्प्लीमेंट कर लें, जो हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग सीधे 1.5 गुनी हो जाएगी। डिम्पल ने फाइल की स्टडी करते करते जैसे ही ये बात कही, वैसे ही अमन के चेहरे पर कुछ इस तरह की मुस्कुराहट उभर आई, मानो उससे एक परिपक्व युवती ने कोई बात ना कही हो, बल्कि किसी छोटे बच्चे ने यूट्यूब पर किसी एस्ट्रोलॉजर का अपलोड किया हुआ वीडियो देखकर उसकी हेल्प से थोड़े ही दिनों में ईश्वर के दर्शन हो जाने का दावा किया हो। अरे पहले देख तो लो, फिर डिसाइड करना कि मैं बकवास कर रही हूँ या सही बोल रही हूँ। अमन की मुस्कुराहट का आशय समझ जाने के बाद भी उसे डिम्पल उसके द्वारा इम्पोर्टेंट समझा गया। आइडिया दिखाने की जिद पर अड़ी रही तो अमन को उससे फाइल लेकर उस आइडिया पर नज़र मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। यार, ये तो वाकई ज़बरदस्त आइडिया है। इसे पढ़कर तो मुझे भी लग रहा है कि इस आइडिया की हेल्प से हमारे प्रोडक्ट्स की सेलिंग 1.5 गुना तक बढ़ाई जा सकती है। पूरा आइडिया पढ़ने के बाद अमन को डिम्पल की बात सही होने की तस्दीक करने के लिए भी बात होना पड़ा। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? मार्केटिंग मैनेजर को बुलाओ और उसे जल्दी से जल्दी इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर दे दो। अरे मैडम, इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। मुझे पहले आइडिया देने वाले बंदे को बुलाकर इसे अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और फिर मार्केटिंग एडवाइज़र के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करने के बाद इसे इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर जारी करना सही होगा। ओके, तुम्हें जो सही लग रहा है वही करो। अब मैं घर जा रही हूँ, तुम्हें भी समय पर घर जाना है। जी मैडम, आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं समय पर घर जाऊँगा। थैंक्स फॉर हेल्प। आपके पास जब भी खाली समय रहे इसी तरह आकर मेरी हेल्प कर दीजिएगा। श्योर, ओके बाय, कहकर डिम्पल केबिन से बाहर निकल गई। आपको इस कंपनी में असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट पर किस बेवकूफ़ ने अपॉइंट किया? अंकुर को सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा करके अमन ने उसकी ओर ये सवाल दाग दिया। इस कंपनी के जनरल मैनेजर ने, पर आपको आज सडनली मुझे बुलाकर यह क्वेश्चन करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या मुझसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिससे आपको लग रहा है कि मैं इस पोस्ट के लिए राइट पर्सन नहीं हूँ? अंकुर ने चेयर खींचकर बैठने के साथ ही अमन के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी। अरे नहीं, आपने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस कंपनी के जीएम या उसकी रेंज की कोई पोस्ट डिजर्व करते हैं, इसलिए मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना पड़ा। एनीवे, अब आपका टैलेंट और आपकी ये एबिलिटी दोनों ही मेरे नॉलेज में आ चुकी है, इसलिए अब आपको ज़्यादा दिन तक इस पोस्ट पर नहीं रहना पड़ेगा। फिलहाल आप मुझे इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेलिंग 1.5 गुना बढ़ाने के अपने आइडिया को बारीकी से समझाएं। इसके बाद मैं ये पता करके डिसाइड करूँगा कि आपके लायक हमारी कंपनी में फ़िलहाल कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। सर, मैं आपको अपना आइडिया तो बारीकी से समझा सकता हूँ, मगर आपका मुझे प्रमोशन देने का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। आई एम सो सॉरी फॉर इट। अमेजिंग, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस दौर में लोग प्रमोशन का ऑफ़र का मिलते ही खुशी से उछल पड़ते हैं, उसी दौर में कोई ऐसा भी बंदा मिल सकता है जो इस टाइप के ऑफ़र को इस तरह से ठुकरा सकता है, जैसे वो प्रमोशन का नहीं, चाय कॉफ़ी का ऑफ़र ठुकरा रहा हो। क्या मैं मेरे इस ऑफ़र को रिजेक्ट करने की वजह जान सकता हूँ? सर, मैं आपके ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके द्वारा प्रमोशन के नाम पर ऑफ़र की गई बड़ी जिम्मेदारी लेने को मना कर रहा हूँ, और इसकी वजह यह है कि मैं फ़िलहाल जिस पोस्ट पर हूँ, मेरी मेंटल कंडीशन उससे बड़ी जिम्मेदारी लेने की हालत में नहीं है। लगता है आपने हाल ही में दिल पर कोई गहरी चोट खाई है। एनीवे, फ़िलहाल आपके साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसके बिहाफ पर मैं आपसे इस बारे में कुछ कह सकता हूँ या कुछ पूछ सकता हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई और बात ना करके आपसे दूसरा क्वेश्चन कर लेता हूँ, जो मैं हम दोनों के बीच कोई रिश्ता ना होने पर भी पूछ सकता हूँ। आप ये कंपनी ज्वाइन करने से पहले क्या करते थे? लगभग इतनी बड़ी ही एक कंपनी की वो जिम्मेदारी संभालता था जो इस वक्त आप इस कंपनी को संभाल रहे हैं। इंटरेस्टिंग, यानी इस समय मैं इतनी ही बड़ी कंपनी के एक एक्स एमडी से बात कर रहा हूँ। नो सर, आप इस समय अपनी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एक मामूली एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं। भाई, राजा अपना सिंहासन छोड़ दे या कोई उससे छीन ले, तब भी जिंदगी भर भूतपूर्व ही सही पर राजा ही रहता है।
एनीवे, अब आप मुझे वो अपना प्लान समझाइए जिसे समझने के लिए मैंने आपको बुलाया है। अमन ने औपचारिक बातचीत करके अंकुर को उसकी योजना समझाने के लिए कहने पर अंकुर के चेहरे पर नजर आ रहे उदासी के बादल कुछ हल्के होने लगे। पहले उसने बेवजह इधर उधर नजरें दौड़ाकर अपनी स्मृति पटल से हल्का सा व्यायाम करवाया और फिर अमन को अपनी योजना समझाने लगा। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।